आइए, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर से आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था पेपर नंबर 8 के क्लासेस का, तो लीजिए अब आपका इंतजार खत्म होता है और आज से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री पेपर नंबर 8 की क्लासेस। और ये आज के क्लास में मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कराऊंगा पेपर नंबर 8 का, जिसमें हर क्लासेस की तरह मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इसके साथ साथ ही मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितनी एनर्जी के साथ आप शेयर करोगे उतना ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आएगा और उतनी ही शानदार क्लासेस दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रात में बस एक छोटा सा काम करना है आपको कि शेयर करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पूरे यूनिवर्सिटी के उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचने चाहिए क्लासेस जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए मैं यहां पर जो फैक्ट कराने वाला हूं वहां से निश्चित आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेगा। ऑप्शंस क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह तो बिल्कुल ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। लेकिन मेरे भाई रोजगार के बारे में अवसर की समानता जो है यह एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो रोजगार देखिए सभी को समान रूप से नहीं प्रदान किया जा सकता है। जिसको जितनी योग्यताएं हैं उसको उसी अनुसार रोजगार प्रदान की जा सकती है, इसीलिए यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में यदि मौलिक अधिकारों की बात करें तो पूर्व में यानी कि जब भारतीय संविधान गठित किया गया था उस समय मेरे भाई कुल इसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। लेकिन जब भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन होता है, और यह 44वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1978 में होता है। और इस 44वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या किया जाता है इसके अंतर्गत? तो इसमें से एक मौलिक अधिकार जो है हटा दिया जाता है। वह कौन सा अधिकार होता है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है संपत्ति के अधिकार को। किसको? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के अनुसार आधार पर क्या किया जाता है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में से। और कुल कितना सा मौलिक अधिकार बच जाता है? तो अब केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार बच जाता है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, इसके बाद यदि मैं पूछ लूं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो आपको याद रखना है तीसरे भाग में। किस भाग में? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो तीसरे भाग में है। और यदि मैं अनुच्छेद पूछ लूं तो अनुच्छेद याद रखोगे 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से यार शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और दबा के लाइक ठोको, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइक रहेगी मैं टारगेट देता हूं आपको कि 5000, ठीक है, 5000 लाइक की टारगेट रखो। और जितना ज्यादा लाइक रहेगा यार उतनी ज्यादा एनर्जी आती है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून भारत में लागू हुआ कब? लागू होता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून जो है यह भारत में लागू होता है मेरे भाई 2000 ईस्वी में। अगर मैं आपसे डेट पूछ लूं तो डेट याद रखना 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी को भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून लागू होता है। इसके बाद देखिएगा आगे यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है? किसकी सहमति? राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है? तो सिंपली आपको याद रखना है 5 फरवरी 2009 को जो है इसे क्या मिलता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बच्चा जानता होगा। चलिए प्यारा सा कमेंट करिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो सिंपली याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और अगर मैं पूछ लूं आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब बनाया गया, तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो आपको याद रखना है शेर। कौन था भाई? शेर था, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पर कुछ और इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट फैक्ट का आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो सिंपली आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, देखिए ये बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक की कुल संख्या कितनी है, तो सिंपली आपको याद रखना है भारत में 17 राष्ट्रीय प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कूटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। स्टार लगाइए, छपेगा, पक्का छपेगा ये क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो जोसेफ बरोज टिटो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जोसेफ बरोज टिटो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर मैं यदि पूछ लूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष, चलिए कमेंट करके बताइए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है निकोलस मुद्रो। कौन याद रखना है, निकोलस मुद्रो, जो कि इसके वर्तमान में अभी क्या है, तो अध्यक्ष है। इसके बाद अगर मैं पूछ लूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रथम बैठक आयोजित कब की जाती है, तो आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1961 ईस्वी में प्रथम बैठक की जाती है। इसके बाद मैं पूछ लूं कहां पर यह बैठक किया जाता है, तो मेरे भाई सर्बिया में किया जाता है। कहां पर, सर्बिया में। कहां पर, तो सर्बिया में याद रखोगे बेलग्रेड में। कहां पर, सर्बिया में। कहां, तो बेलग्रेड में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया में। कहां पर, इंडोनेशिया में जो है। कहां, तो इंडोनेशिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या कहते हैं, मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। स्टार लगाइए, हरित क्रांति के दौरान जो है किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, तो आपको याद रखना है गेहूं। किसका, गेहूं का उत्पादन बढ़ा। अब कुछ लल्लन टॉप प्रश्न यहां से नोट कीजिए, क्या है भाई, देखिए भारत में यदि मैं पूछूं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो आपको याद रखना है 1965 से लेकर 1968 के बीच में। किसके बीच में, 1965 से 1968 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। भारत में यदि मैं पूछूं कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन को। किसको, एम एस स्वामीनाथन को किसका जनक कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में कहां से होती है, तो आपको याद रखना है पंजाब से होती है। कहां से होती है, पंजाब से होती है। यदि मैं पूछ लूं कि भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो नॉर्मन क्या कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग जो है इसको क्या कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहां पर, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में किसको कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। शुरुआत भारत में कब होती है, 65 से 68 तक। कहां से शुरुआत होती है, पंजाब से शुरुआत होती है। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सिंपली आपको याद रखना है संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे या अस्थाई अध्यक्ष पूछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यदि मैं पूछ लूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। फिर मैं यदि पूछूं कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद देखिए यहां पर अगर मैं पूछ लूं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही क्या किया था, तो भारतीय संविधान को सबसे पहले संसद में सौंपा था। कहां पर, सबसे पहले संसद में सौंपा था। इसके बाद फिर से देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर नोट करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये नोट करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे, योजना आयोग का। ठीक है, योजना आयोग का अगर प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन कब होता है, तो 1950 ईस्वी में होता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को नोट करके रखना है। आगे बढ़ेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई, यानी कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की जाती है, तो आपको याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ की जाती है। और यह पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक होता है। कब तक होता है, 1951 से लेकर 1956 तक होता है। फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना
कहां के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना है सोवियत संघ के संविधान से। कहां से? सोवियत संघ के संविधान से भारत में पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं कि भारत में जो है इस पंचवर्षीय योजना का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सुखमय चक्रवर्ती को। किसको? सुखमय चक्रवर्ती को क्या कहा जाता है? सुखमय चक्रवर्ती को भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माता कहा जाता है। फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह किस मॉडल पर आधारित था, तो आपको याद रखना है हेरोड डॉमर मॉडल के आधार पर। किस पर? क्या कहते हैं? हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इसके बाद में यदि आपसे पूछूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष था वह जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष था। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं प्रथम पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है गुलजारी लाल नंदा। कौन याद रखना है? गुलजारी लाल नंदा जो थे यह भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए यह मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि यह रिलेटेड फैक्ट है और एग्जाम में यहां से 100% गारंटी के साथ क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा जाता है क्वेश्चंस कि भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू होता है? तो वैसे तो भारत में भाई मेरे 3 बार आपातकाल लागू होता है। कितना बार? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है यानी कि भारत जब आजाद हो गया तो उसके बाद अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। 3 बार आपातकाल की घोषणा कब कब किया गया है? तो सबसे पहली बार कब किया गया? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। कब किया गया? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। लेकिन यहां पर 1962 ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इसके बाद देखिए और कभी भी अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, तो देखिए यहां पर भारत में जो आपातकाल के बारे में पूछा जाता है तो कभी भी जो पूछा जाता है वो तीसरे आपातकाल के बारे में पूछा जाता है। और यह कब लागू होता है? तो मेरे भाई 1975 में लागू होता है। 25 जून 1975 की रात को यह आपातकाल लागू होता है। इस समय भारत के पीएम कौन होते हैं यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होती है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी होती है। कौन होती है? श्रीमती इंदिरा गांधी होती है। तो तीसरा आपातकाल था ये। कौन था? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये तीसरा आपातकाल था। एक आपातकाल जो लगता है वह कब लगता है? 10 जनवरी 1968 को लगता है, जिस समय भारत और चीन के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 9वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? कहता है भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ ये कब लागू हुआ? सन 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है। इसका जो निर्माण कार्य है, अगर मैं पूछ लूं भारतीय संविधान का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होता है, तो आपको याद रखना 1 दिसंबर 1946 से जो है यह भारतीय संविधान के निर्माण कार्य जो प्रारंभ हो जाते हैं। समय कितना लगता है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है किसने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है? स्टार लगाओ क्वेश्चंस पर। पूछी जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना जो है यह भारतीय संविधान का आत्मा है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको याद रखना है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना जो है यह भारतीय संविधान की आत्मा है। इसके बाद देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसके द्वारा कहा गया है, नोट कर लो। भारत का पहचान पत्र, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, संविधान का पहचान पत्र प्रस्तावना को किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, एनए पालखीवाला के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? एनए पालखीवाला के द्वारा क्या कहा गया? तो प्रस्तावना जो है यह भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। फिर मैं यदि पूछ लूं आपसे कि प्रस्तावना का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना का जनक जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना का जनक जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं कि प्रस्तावना को किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो क्या कहते हैं, गोबेनोउर मॉरिस के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गोबेनोउर मॉरिस के द्वारा प्रस्तावना को लिखा गया था। चलिए अब एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं जो कि लल्लन टॉप क्वेश्चंस है और निश्चित ये आपके पेपर में छपेगा। क्वेश्चंस देखिए क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, इसकी महत्ता क्या है। इस टाइप से क्वेश्चंस 2017 में पूछा गया था, लेकिन इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे टाइप से भी पूछ सकते हैं। वह कैसे पूछ सकते हैं? तो जो कि देखिए 2019 और 21 में इस क्वेश्चंस को इस टाइप से पूछा गया था कि भारतीय संविधान में शामिल विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें और इसके महत्व को लिखें। समझेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, आप चुटकियों में इसका आंसर करोगे बड़ी आराम तरीके से।
सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आखिर मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मेरे भाई मौलिक अधिकार जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। मौलिक अधिकार एक प्रकार का वैसा अधिकार है जो व्यक्तियों के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान के द्वारा जो है यह नागरिकों को प्रदान किए जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो क्या कहते हैं, संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें राज्यों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है, जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। सिंपली समझ गए कि मौलिक अधिकार जो है यह किसी व्यक्ति विशेष का एक ऐसा अधिकार है जिसके आधार पर क्या हो सकता है, तो मानव जो है, नागरिक जो है अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसके बिना मानव या नागरिक जो है अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। आइए देखिएगा, आगे देखते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है यह संविधान के तीसरे भाग में, मैंने पहले भी बताया आपको कि संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। और पूर्व में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और वर्तमान में अभी भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। और वह कौन कौन से हैं, तो सिंपली आपको देखिए यहां पर इस तरीके से लिखना है। पहला नंबर समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 से संबंधित है। इसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संबंधित है। इसके बाद देखिए सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित किया गया है। और इसके बाद एक आखिरी है, वह क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। आइए हम बारी बारी से समझते हैं, सभी अनुच्छेद को अच्छे ढंग से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यह देख लीजिए कि आपका जो सबसे पहला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, वह कौन सा है, समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। समानता का क्या अर्थ होता है? समानता का अर्थ ही है समान। क्या है? समान है। अर्थात कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो ये समानता का अधिकार है, इसके अनुसार क्या कहा गया है, तो इसके अनुसार कहा गया है कि देश या राज्य में किसी भी नागरिक के साथ जो है या जाति, लिंग, नस्ल, वर्ण, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब इन सभी से, जैसे कि गांव समाज में तुम देखते होगे छुआछूत जैसी भावनाएं होती है, या फिर क्या कहते हैं जाति धर्म के आधार पर विभाजन होता है, इन सभी का इसमें वर्णन करके बताया गया है कि यह कभी भी किसी देश या राज्य में नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णन किया गया है जिसका। और इसमें देखिए मानव को या फिर नागरिक को कुछ विशेष प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती है, जो कि स्वतंत्रताएं जैसे कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपना कोई भी विचार विमर्श कहीं भी स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं। भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आप पूरे भारत वर्ष में जहां चाहे जहां चाहे आपको घूमने की इच्छा हो, आप बड़ी आराम से घूम सकते हैं, यह स्वतंत्रताएं आपको है। व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप जहां चाहे आप अपना क्या कर सकते हो, व्यापार और व्यवसाय कर सकते हो। अहिंसापूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप क्या कहते हैं दंगे फसाद से हटकर अहिंसात्मक रूप से कभी कहीं भी आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन बना सकते हो। अहिंसात्मक रूप से क्या कर सकते हो, तो आप समुदाय और संघ का निर्माण कर सकते हो। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, बस आपको इतना लिखना है। इसके बाद देखिएगा अगला नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह अधिकार जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प करती है, किसे, तो कमजोर वर्ग के लोगों को। यह अधिकार देश में निम्न वर्गीय नागरिकों की रक्षा करता है और विभिन्न सुरक्षाएं प्रदान करता है। यह अधिकार देश के सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किए जाते हैं। और इसमें लोगों को क्या किया जाता है, तो चाहे वो निम्न वर्गीय लोग हो चाहे वो उच्च वर्गीय लोग हो, कानून के नजर में सबके सब बराबर होंगे, सरकार के नजर में सबके सब बराबर होंगे, सभी को समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है मेरे भाई, यह किस प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो आप चाहे अगर भारत के नागरिक हैं तो किसी भी धर्म से हैं, यह मायने नहीं रखता। अगर आपका मन हो कि आप अगर हिंदू हैं, आपकी इच्छा हो कि मैं मुस्लिम बन जाऊं, तो आपको कोई भी इस पर रोक नहीं लगा सकता है, आप बिल्कुल बन जाएं। अगर मुस्लिम हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं हिंदू बन जाऊं, सिख बन जाऊं, ईसाई बन जाऊं, तो आपको यह स्वतंत्रता संविधान देती है कि आप उस
धर्म का पालन कर सकते हो, आप उस धर्म को अपना सकते हो। अपनाने के बाद उस धर्म का प्रचार प्रसार भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हो। अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला नंबर है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें ये जो है यह 29 से लेकर 30 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इस अधिकार के अनुसार जो है यह देश के समस्त नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ ही यह भी अधिकार प्रदान है, चाहे वह सरकारी संस्थान हो या फिर सहायता प्राप्त संस्थान हो, जिसको निजी संस्थान कह सकते हैं, उस संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया है। एक आखिरी जो है आपका कौन सा है, तो एक आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके अनुसार जो है मेरे भाई, देश का सभी नागरिक अपने अधिकारों के मांगों की पूर्ति और उसे लागू करवाने के लिए किसका सहारा ले सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का सहारा ले सकती है, उसका शरण ले सकती है। आगे देखिएगा, मौलिक अधिकार का महत्व या महत्ता किससे है, तो आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों की जो महत्व को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि इसकी जो महत्ता है वह किसके आधार पर, तो लोकतंत्र की सफलता के आधार पर है, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु है, इसके बाद लोकहित में मौलिक अधिकारों की प्रतिबंध को लेकर के है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाकर है, इसके बाद सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया गया इसमें, इसके बाद मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इसके बाद है सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का अभाव है इसमें, और इसके बाद जो है इसकी महत्ता किससे है, तो भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिकों में अंतर को बताया गया है। तो ये कुल मिलाकर जो है इस तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो बस एक छोटा सा काम करना है आपको। क्या काम करना है, टारगेट 5K फटाफट से यार कंप्लीट करो, और भी शानदार क्लासेस आएगी। जितना तुम शेयर कर सकते हो हर सोशल प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स को जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं। आप भी यदि चैनल पर नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक करो। हर एक लाइक एनर्जी देकर जाती है, ऊर्जावान बनाकर जाती है। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करो कि क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।